वेरी गुड इवनिंग माही कुशवाहा। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माही कुशवाहा, वेरी गुड इवनिंग। हेमलता, हंगर्स हट, रिमी, पूजा स्केच आर्टिस्ट, हेमलता, माही, प्रियंका, पंकज, दीक्षा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास, है ना। और छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आवाज़ प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बता दो ताकि हम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। चलिए, मुस्कान हेलो, नीतू गुड इवनिंग, ठीक है जी। चलिए, आवाज़ प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दो एक बार, है ना। छोटा सा टॉपिक, चलिए आवाज़ प्रॉपर है ना। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो BD 302 यानी जो सेकंड सब्जेक्ट करवा रहे हैं उसका आज आपका दूसरा टॉपिक है ना। और हर एक यूनिट के अंदर आपके 4 ही टॉपिक हैं, है ना। तो ये समझ लो, सिलेबस का तो चिंता मत करो। आपके जो एग्ज़ाम है ना वो कब होंगे, एग्ज़ाम होंगे आपके दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, तब तक तो भाई कितना सिलेबस हो जाएगा, मतलब मेरे को लगता है अक्टूबर नवंबर तक ही फिनिश हो जाना है ना। क्योंकि ऑलरेडी देखो 2 यूनिट जो हैं वो ऑलरेडी फिनिश हो गए, ऐसे समझो, है ना। तो सिलेबस का तो बिल्कुल फिक्र मत करना, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ बेसिस मैनेजमेंट एंड या बेसिक मैनेजमेंट, है ना। बेसिक मैनेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से बेसिक फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के या प्रबंधन के, कौन कौन से बेसिक कार्य होते हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे है ना, आपको बेसिकली मैनेजमेंट का जब भी कुछ भी आएगा ना तो आप 2 साइंटिस्टों के नाम याद रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट का नाम है हेनरी फेयोल और एक साइंटिस्ट का नाम है लूथर गुलिक, है ना। हेनरी फेयोल जो है ना, इन्होंने बेसिक 5 फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के। लूथर गुलिक जो हैं उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फंक्शन दिए हैं, उन्होंने 7 दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 2 साइंटिस्ट याद रख लो। मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों का करके आओगे ना, समझ लो जो भी एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला वो समझेगा आपने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, सब आता है आपको। तो ये 2 साइंटिस्ट के बारे में लिख दोगे ना और इनके बारे में जो भी मैं अभी चीज़ बता रही हूँ वो लिख दोगे, समझ लो आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया पड़ने वाला है ना। तो जब भी मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी पूछा जाए 2 साइंटिस्ट याद रखो। एक का नाम क्या है, हेनरी फेयोल, है ना। एक का नाम क्या है, लूथर गुलिक, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट याद रखो। अब देखो इन दोनों का याद कैसे करना है। जो हेनरी फेयोल है ना, इन्होंने तो मैनेजमेंट के या फिर प्रबंधन के 5 स्टेप बताए हैं या 5 कार्य बताए हैं। तो इनका कैसे याद रखोगे, पॉड सीसी, ठीक है। हो गए 5 फंक्शन, 1 2 3 4 5, ये 5 फंक्शन दिए हैं हेनरी फेयोल ने। जब लूथर गुलिक की बात आती है तो लूथर गुलिक ने सिर्फ मैनेजमेंट के नहीं दिए हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के दिए हैं, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के दिए हैं इन्होंने 7 फंक्शन। वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉड्स कॉर्ब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पॉड्स कॉर्ब। अब देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, पॉड्स कॉर्ब एक वो हो रहा है इसमें से, है ना। चलो आगे जाके पढ़ेंगे हम, 7 ही होते हैं ये, है ना। बाकी देखूंगी शायद 8 होते हैं, पर मेरे को ऐसे याद है 7 होते हैं, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। पर ये पॉड्स कॉर्प में अभी कुछ मिस्टेक हो रही है ना, तो वो देखेंगे। वैसे बोलते तो पॉड्स कॉर्प भी हैं, पर आगे देखते हैं इसका। चलो अभी देख लेते हैं, है ना। ये मिस्टेक कैसे हो गई भाई, देखो ये रहा पॉड्स कॉर्प, है ना। 7 ही होते हैं, यस 7 ही होते हैं। ये रहा पॉड्स कॉर्प, है ना। पॉड्स कॉर्प पढ़ना है। लूथर गुलिक का P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, पॉस्ड कॉर्ब होता है, ओके, है ना। D फॉर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटर का CO लिया है इसलिए गड़बड़ हो गई, C और O में अलग अलग गिन रही थी, है ना। क्या याद करना है, पॉड्स कॉर्ब भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पॉड्स
कॉर्प, इस तरीके से, है ना। एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ठीक है। ये CO एक ही है, मैं C और O दोनों अलग अलग करी थी, पॉट्स कॉर्प ये है, ठीक है। तो ये दिया था लूथर गुलिक ने, एक ये याद रखना है और एक हेनरी फेयोल, ये दो साइंटिस्ट याद रखने हैं जैसा कि मैं बोल रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हेनरी फेयोल से स्टार्ट करते हैं। जो हेनरी फेयोल है, इनसे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको प्रबंधन का या मैनेजमेंट का फादर मानते हैं, है ना। क्या मानते हैं हेनरी फेयोल को? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। एक बार, है ना, अब ये ऐसे इनकी वो भी है, स्टोरी भी है ना, पर क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है और इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ऐड करी है वो, ठीक है। ये जो हेनरी फेयोल है ना, ये एक बार जापान की बहुत सारी कंपनीज थी, तो उनमें बहुत ज़्यादा वो आ गई थी, गिरावट आ गई थी, है ना। तो वहाँ के लोगों ने इनको स्पेसिफिकली बुलाया था कि आप हमारे यहाँ पे आओ, हमारी कंपनीज की स्टडी करो और हमें तरीके बताओ जिनसे कि हम मतलब बढ़िया से ग्रोथ कर सके। सोचो जापान के लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा वो हैं, उन्होंने इनको बुलाया था, तो सोचो ये हेनरी फेयोल जो है वो किस लेवल का इंसान होंगे, है ना। तो फिर ये गए वहाँ पर, इन्होंने स्टडी करी, तब इन्होंने ये जो ये निकाला है पॉड सीसी, है ना, इनके को हम क्या बोलते हैं, पॉड सीसी, है ना। तो तब इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था वहाँ जापानीज जो लोग हैं उनको कि आप ये वाला सिस्टम फॉलो करो, पूरा स्टडी करा के उनकी जो कंपनीज वगैरह थी उनको, तब उन्होंने ये दिया था, है ना। और इससे उनकी जो कंपनियां थी, जब इन्होंने इसको फॉलो किया तो काफ़ी उनकी वो हो गई थी, मतलब काफ़ी उनका प्रॉफिट आने लग गया था, है ना। तो ये बेसिकली इनका एक स्टोरी है, पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। हम इतना ही पढ़ेंगे। इनको फादर बोलते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट का। इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है मैनेजमेंट के ऊपर, उस बुक का क्या नाम है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बुक भी लिखी है इन्होंने। जो हेनरी फेयोल है, इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यानी कि 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं बताई हैं मैनेजमेंट की, और वो क्या है, कैसे हमें याद रखनी है, पॉड डबल सी, ठीक है, या पॉड सीसी। पी से क्या है, पी से है प्लानिंग, ठीक है। ओ से क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, ओ से क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, डी से क्या है, डायरेक्टिंग, सी से क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, और सी से है, एक और सी से है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ये 5 क्रियाएं बताई हैं कि इन 5 क्रियाओं को यूज करो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैनेजमेंट करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होगा, और जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रबंधन के प्रमुख कार्य जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। देखो प्रबंधन के प्रमुख कार्य ना मैंने यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, जो कि आपके लूथर गुलिक और जो आपने अभी हेनरी फेयोल पढ़ा था उनके जो थे ना 5 और 7 कार्य, उनसे मेल खाते हुए हैं, उनमें से कुछ मैचिंग भी करते हुए हैं, पर बेस्ट जो है 6 वो यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो ना, कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो नई, है ना, तो सबसे पहले उसकी एडवांस में प्लानिंग कर लो कि हमको, प्लानिंग मतलब योजना, तो उसकी योजना बना लो कि कौन सी वाली चीज़ कैसे करनी है, किससे करवानी है, कब करनी है। बेसिकली प्लानिंग का मतलब होता है कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, 3 चीज़ों की प्लानिंग करनी है। यहाँ लिख भी रहा है, देखो कहाँ, कब और कैसे करनी है, ये वाली चीज़ों की जो प्लानिंग जो मतलब करना है हमें, वो उसको हम प्लानिंग बोलेंगे। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापक और सबसे ज़्यादा बुनियादी जो प्रोसेस है जो हमें सबसे पहले करनी है वो हमारी प्लानिंग ही होगी। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि पहले ही डिसाइड कर लेना कि आने वाले टाइम में हमको कौन सी चीज़ कैसे करनी है, कहाँ करनी है और कब करनी है, ठीक है। तो वही बेसिकली होता है प्लानिंग। नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब देखो क्या होता है, आयोजन करना, ठीक है। अभी आपने प्लानिंग में डिसाइड कर लिया अच्छे से कि कौन सी चीज़ कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, उस चीज़ को करने के लिए आपको लोग भी चाहिए, उस चीज़ को करने के लिए आपको एक बिल्डिंग भी चाहिए, उस चीज़ को करने के लिए आपको मशीन्स भी चाहिए, है ना। या मशीन नहीं चाहिए तो अगर सोचो स्कूल का मैनेजमेंट है तो स्कूल में मशीन्स नहीं चाहिए, मशीन्स तो हमें फैक्ट्रीज वगैरह में चाहिए होती हैं, पर स्कूल में हमें लोग तो चाहिए, है ना। उनसे काम कैसे करवाना है या कौन सा वाला सिस्टम फॉलो करना है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अरेंज करने का मतलब क्या है, आयोजन करना,
ठीक है। किसी संगठन के निपटान में लोगों और गतिविधियों को, यानी कि जो लोग हैं और जो भी एक्टिविटीज हैं कि उन लोगों से कौन कौन से काम कैसे कैसे करवाने हैं, ठीक है, उनको समूहीकृत करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि हम उनको बेसिकली लिखेंगे कि इतने लोग यहाँ लगेंगे, इतने लोग यहाँ लगेंगे, उनको बुलाएंगे इंटरव्यूज वगैरह लेंगे, है ना। विवेकपूर्ण तरीके से लोगों और गतिविधियों और घटनाओं के सबसे उपयुक्त अनुक्रम का पालन करके, यानी कि जो लोग हैं उन जैसे कि 10 लोग हैं सपोज करो मैनेजमेंट में, है ना, उन 10 लोगों को एक ही काम तो होगा नहीं मैनेजमेंट का, 10 काम अगर हैं वो 10 लोगों से करवाने हैं, तो कौन सा वाला काम कौन से आदमी से करवाना है, कैसे करवाना है और कौन सा वाला काम कब करवाना है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। प्लानिंग में प्लानिंग हो गया, उस प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगे, लोग बुला लेंगे, कैसे कैसे काम करवाना है वो सब डिसाइड हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा निर्देशन। निर्देशन का मतलब क्या है, अभी लोग हमारे पास आ गए, इंटरव्यू देके सब सेलेक्ट हो गए हैं, अभी हम उनको निर्देश देंगे या उनको डायरेक्ट करेंगे कि कौन सा काम किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्कूल को ठीक से संचालित करने के लिए प्रधान अध्यापक, शिक्षक, छात्र और अभिभावकों को उचित निर्देश जो हैं वो दिए जाते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट वाले प्रधान अध्यापक को भी देंगे निर्देश, यानी उनको भी डायरेक्ट करेंगे, शिक्षकों को भी, छात्रों को भी और अभिभावकों को भी, ठीक है, सबको यहाँ डायरेक्शन दी जाएंगी। निर्देशन संस्था से संबंधित विभिन्न इकाइयों के बीच संबंधों को मजबूत करता है ना। विभिन्न इकाइयां कौन सी हो गई संस्था की, जैसे प्रधान अध्यापक हो गया, टीचर हो गए, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, लाइब्रेरी हो गई या स्टूडेंट हो गए, तो सबके बीच में अच्छे संबंध बने, रिलेशंस सबके अच्छे बने, उस चीज़ पर फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरणा देना, यानी मोटिवेशन देना। तो मोटिवेशन ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो हर किसी को, कोई भी संस्था हो, मैनेजमेंट का काम ही ये होता है कि वहाँ के हर एक व्यक्ति को मोटिवेट रखे हर समय, ठीक है। मोटिवेट का मतलब क्या है, कोई ऐसे डिप्रेस ना होके बैठ जाए कि अरे भैया इतना काम है यहाँ तो कैसे करें, है ना, या फिर अरे मेरे से तो इतना काम नहीं हुआ जाता भाई, है ना, या फिर ये काम कैसे होगा मेरे को पता ही नहीं है भाई, मेरे को कोई बताता ही नहीं है ना, या मेरे को नहीं करना ये, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी संस्था के अंदर। वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हर किसी के अंदर हर समय ये होना चाहिए कि मैं इस संस्था के लिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ, इस संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए, ये होता है मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन मैनेजमेंट वालों को हर एक एम्प्लॉय के अंदर या हर एक कर्मचारी के अंदर भरना होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है संगठन को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों को करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसको प्रॉफिट हो, है ना। एम्प्लॉयज के अंदर हर समय ये होना चाहिए कि मैं कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संस्था को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो लाभ पहुंचाने वाले कार्यों को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त रुचि पैदा करने की निरंतर प्रक्रिया, जैसे मैं बोल रही थी निरंतर का मतलब क्या है, हर समय हर एक एम्प्लॉय के अंदर होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संस्था है, मेरे को उसको आगे बढ़ाना है ना, वो हर समय होना चाहिए। तो प्रेरणा के लिए रणनीतियों के रूप में मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों तरह के पुरस्कारों को उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड, ठीक है। मौद्रिक और गैर मौद्रिक जो है वो कौन से हो जाएंगे, जैसे मौद्रिक हो जाएंगे आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को, है ना, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप गिफ्ट्स वगैरह दोगे ना, तो क्या होंगे, वो खुश हो जाएंगे और अगली बार और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिल गई ना कि मैंने अच्छा काम किया तो मेरे को रिवॉर्ड मिला, ठीक है। गैर मौद्रिक कौन से होते हैं, जैसे आप 4 लोगों के सामने उनकी तारीफ कर रहे हो, ये कौन सा हो जाएगा, गैर मौद्रिक हो जाएगा, ठीक है। तारीफ करोगे तो अगला आदमी भी खुश हो जाएगा कि हाँ मैं अगर कोई अच्छा काम करता हूँ तो मेरे को अप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे निर्णय लेना, यानी कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो निर्णय लेना जो होता है ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि देखो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, जब भी वो रन कर रही है तो कौन से वाले टाइम पर कौन सा वाला फैसला लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जैसे सपोज करो हमने एक सिस्टम बना लिया था पहले ही, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और ये मोटिवेटिंग सब कुछ करके हमने एक रणनीति के थ्रू चल रहे थे, लेकिन बीच में जाके ना वो रणनीति जो है काम नहीं कर रही है अभी, है ना। तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है
डिसीजन मेकिंग जो है कि अभी ये वाली रणनीति काम नहीं कर रही तो कौन सी वाली रणनीति या कौन सी वाली स्ट्रेटेजी के थ्रू जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा 1 सेकेंड अभी बंद हो गया थोड़ा, है ना, लाइट चली गई, तो हम अभी चलाते हैं, आप 2 मिनट वेट करो बस, ठीक है। Accessibility shortcuts. Use the tab key to navigate and press space to toggle an option. चलिए तो आ रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है, और स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आवाज़ आ रही है ना? चलिए है ना, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज़ प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रेरणा हो गया था, मोटिवेशन हो गया था हमारा, निर्णय लेना इस पर थे हम, है ना। तो निर्णय लेना, जैसे मैं बोल रही थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कब हमें कौन सा डिसीजन लेना है ना, उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो संस्था है ना, वो आगे जाके हमें प्रॉफिट देगी या लॉस देगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पर ही तो डिपेंड करेगा आप कौन से वाले टाइम पर कौन सा वाला डिसीजन ले रहे हो, है ना। तो निर्णय लेने का मतलब क्या है, इरादों को तर्क संगत आधार पर, यानी कि देख करके कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। तो पूरा का पूरा तर्क संगत आधार पर कार्य योजनाओं में बदलना, यानी कि आप, जैसे मैं बोल रही थी, अभी हम कोई स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर रहे हैं, लेकिन उस रणनीति को भी हमें बदलना पड़ सकता है ना। कार्यों और परिणामों के बीच कथित संबंध के आधार पर निर्णय लेना सभी प्रबंधन का सार है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने सारी की सारी चीजें कर ली हैं, हमारा जैसे कि कोई भी अगर एक काम हो रहा है, उस काम के लिए हमने पूरा का पूरा मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजीज बनाई थी। जैसे स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, और डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कर ली, मोटिवेटिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें कर ली, हमारा काम जो है वो हो भी गया, फिनिश भी हो गया, है ना। उसके बाद में हम फिर इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मतलब हमने जो काम किया था वो कैसे कैसे किया, वहाँ पर हम और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें और क्या कर सकते थे जिनसे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होता, या फिर हमने ऐसी क्या गलत चीज़ें करी जो कि हमारे फेवर में नहीं आई, तो उन सब का मूल्यांकन करते हैं, ताकि अगली बार जब भी कोई भी काम हो तो वहाँ पर हम और अच्छे से अपना इनपुट दे पाएं, ठीक है। तो मूल्यांकन जो है वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ के मूल्य का अंकन करते हैं, है ना, यानी जो भी चीज़ हमने करी है अभी उसका आकलन करेंगे। तो यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि किसी शैक्षिक या संस्थागत उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यानी कि हम क्या चाहते थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें कितना प्रॉफिट दे या कहाँ तक आगे बढ़े, वो उतना आगे तक बढ़ी या नहीं बढ़ी, अगर नहीं बढ़ी तो क्या हमारी कमियां रह गई, और अगर बढ़ गई तो कौन कौन से हमने ऐसे अच्छे काम करे जिनके वजह से हमारी जो संस्था है वो और आगे बढ़ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि लूथर गुलिक का नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और इन्होंने क्या दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, है ना। तो मैनेजमेंट के तो फंक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने भी 7 फंक्शन दिए थे, है ना। तो लूथर गुलिक ने इस वाली थ्योरी को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी या प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत, ये किसने दिया था, लूथर गुलिक ने दिया था। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं, यानी कि 7 फंक्शन बताए हैं, जिनको हम पॉड्सकॉर्प के रूप में जानते हैं, है ना। और जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये 8 कैसे आ गए, तो सीओ जो है ना उसका मतलब एक ही होता है, कोऑर्डिनेशन, है ना। तो सीओ मतलब एक गिनना, बाकी 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए 7 कार्य। तो पॉड्सकॉर्प याद रखना, पॉड्सकॉर्प जो है वो एक प्रशासनिक शब्द है जिसका मतलब होता है, पी का मतलब हो गया प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठित करना, डी का मतलब हो गया डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्ट करना लोगों को, एस का मतलब हो गया स्टाफिंग यानी कि जो कौन कौन से काम को कौन कौन करेगा वो, ठीक है। और सीओ का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय बिठाना,
और आर का मतलब हो गया रिपोर्टिंग और बी का मतलब हो गया बजटिंग, यानी कि बजट बनाना, कौन सी चीज का कैसे कैसे बजट बनाएंगे। ठीक है, तो ये 7 फंक्शन दिए हैं इन्होंने। ये एक प्रबंधन का ढांचा है, यानी कि फ्रेमवर्क है, जिसका उपयोग हम संगठन को उसके लक्ष्यों को, यानी कि जो भी बेसिकली उसके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हेल्प करता है ना। ये वाली चीजें फॉलो करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लक्ष्य है या जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो भी एम है वो पूरे होने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो पॉड्सकॉर्प जो है ये ऐसे बना के आ जाना, बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों को भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाते हैं ना चीज़ें एग्जाम में, तो उनका भी हमें फ़ायदा मिलता है, उनसे भी मतलब जो एग्जामिनर है उसको देखने में अच्छा लगता है। और जिस तरह से मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बता रही थी कि हमें इस तरीके से लिखना होता है कॉपी में कि एग्जामिनर को ना ढूंढना ना पड़े कि क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है ना, उसको सामने सारी चीजें नजर आ जाए, ताकि उसको मतलब खोजना नहीं पड़े, उसका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो जैसे ही ऐसे पेज सामने आएगा वो देखेगा 7 चीजें ऐसे लिखी हुई, और एक काम और करना है, ऐसे नंबर और डाल देना 1 2, ठीक है, इस तरीके से नंबर डाल देना। ठीक है, ताकि जैसे 4 और यहाँ पे 7 होगा, ताकि उसको दिख जाए पूरा यहाँ पर कि हाँ 7 चीजें लिखी हुई हैं, उसको काउंट भी ना करना पड़े 1 2 3 4, है ना, तो वो भी नहीं उसको करना पड़े। तो इस तरीके से लिखेंगे, है ना, तो उस जो एग्जामिनर है उसको बड़ा पसंद आएगा। तो ये वही चीज़ें हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। और जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा हैं, तो आप लोग है ना ये वाली चीज़ें ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना है। ऐसे मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को इंग्लिश में ही लिखना है। ये ऑर्गेनाइजिंग का योजना यहाँ पे गलत आ गया, चलो मैं ये नोट्स में करेक्ट कर दूंगी इसको, है ना, और यहाँ पे योजना नहीं आएगा, योजना पहले में ही आएगा, है ना। तो आप ये वाली चीज़ें जो हैं इनको सही कर लेना। ठीक है, मतलब ऐसे करके ही लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। प्लानिंग के नीचे योजना लिखना, ऐसे मत करना योजना और ये सब लिख के आ जाओ, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, संदेश, बजट, क्योंकि पॉड्सकॉर्प का हमें पूरा मीनिंग दिखाना है ना उसको, तो हमें फिर P फॉर ये, O फॉर ये ऐसे करके भी दिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अभी जिसको भी नोट्स चाहिए है ना वो ले सकते हैं, ये एप्लीकेशन है यहाँ से। ठीक है, सारे के सारे जो B.Ed 3rd सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट हैं 301, 302, 303, 304 और 305 जो कि आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, सबके नोट्स मिल जाएंगे 2024 के अकॉर्डिंग। जो रुपीज़ है वो वही रहेगा जो रहता है हमेशा 300। ठीक है, चलिए, तो कल मिलते हैं, आज का टॉपिक यहीं पे ही फिनिश होता है और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी मेरे को बता दो, मैं आपका आंसर दे देती हूँ। नहीं, स्केच आर्टिस्ट अभी OMR नहीं होंगे आपके एग्ज़ाम, अभी थ्योरी ही होंगे, है ना, क्योंकि बार बार कंफर्मेशन कर दे रही है आपको यूनिवर्सिटी, बार बार बता रही है कि अभी सब्जेक्टिव ही होंगे। ठीक है, नहीं किसी के चांस नहीं है अभी ऑब्जेक्टिव होने के नीरज, सबके थ्योरेटिकली होंगे, है ना। योर वेलकम माही कुशवाहा। चलिए, तो कल मिलते हैं, है ना, कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके, कल मिलते हैं। हाँ जी, आर्यन 300 में मिलेगा।